अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर तक हमने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया पहले, फिर हमने उसकी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की। ठीक है, आज हम देखेंगे कि हमारे पास प्रोटॉन किस तरह से डिस्कवर हुआ। ठीक है, अब बेटा मैंने आपको जिस दिन हमने चैप्टर स्टार्ट किया, स्टार्ट में बताया कि अभी हमने इस चैप्टर में टोटल एटम के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो अभी हम पढ़ रहे हैं कि एटम का स्ट्रक्चर किस तरह से बना। एटम के अंदर जो फंडामेंटल पार्टिकल्स थे, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, वो किस तरह से डिस्कवर हुए। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर भी किया, फिर हमने उनकी प्रॉपर्टीज़ भी देखी। आज हमने पढ़ना है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन के बाद पहले इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ था, उसके बाद प्रोटॉन डिस्कवर हुआ। ठीक है, तो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की बेटा अगर हम बात करें तो ये भी हमारे पास एक डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, मतलब कि ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ ये भी डिस्चार्ज ट्यूब में ही हुआ। और बेटा ये सेम टू सेम एक्सपेरिमेंट जो है बिल्कुल वही वाला है जो किसमें हमने किया, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में। ठीक है, अगर हम देखें इस एक्सपेरिमेंट को किसने परफॉर्म किया तो यूजीन गोल्डस्टीन ने 1886 में। ठीक है, गोल्डस्टीन ने 1886 में ये एक्सपेरिमेंट किया और इस एक्सपेरिमेंट के नतीजे में हमें क्या मिली, पॉजिटिव रेज मिली, जिनको हमने किसका नाम दिया, प्रोटॉन का। ओके, अब हुआ क्या, बिल्कुल सेम वही एक्सपेरिमेंट हुआ। ठीक है, ये भी डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट ही है जिसमें उसने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली और उसमें 2 इलेक्ट्रोड फिट किए। ठीक है, एक इलेक्ट्रोड कौन सा है, एनोड, और एक कौन सा है, कैथोड। एनोड पे हमें पता है पॉजिटिव चार्ज होता है और कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, अब वैक्यूम पंप से अंदर प्रेशर लो करके जब उसने हाई वोल्टेज दिया, क्या दिया, हाई वोल्टेज दिया, तो आपने गौर से समझना है। ये पिछले एक्सपेरिमेंट में हमने देखा कि जब हाई वोल्टेज मिलता है तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। ठीक है, अंदर करंट फ्लो करता है और कैथोड से क्या निकलते हैं हमारे पास, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन जाके जब अंदर, जैसे हमने हाइड्रोजन गैस ली है, गैस के साथ टकराते हैं तो गैस को आयोनाइज करते हैं। मतलब उस गैस के साथ जब ये इलेक्ट्रॉन टकराते हैं तो उस गैस का इलेक्ट्रॉन भी अपने साथ बाहर ले जाते हैं। तो इस तरह से ये हमने देखा कि जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास अंदर गैस है, गैस का एक एटम है, ये इलेक्ट्रॉन जो कि कैथोड से निकला है, जब हाई वोल्टेज दी तो ये आया, ये इस गैस के एटम से टकराया और इसने क्या किया, इसने यहाँ से इसके इलेक्ट्रॉन को नॉक आउट किया। ठीक है, एक तो ये है इलेक्ट्रॉन जो कि किसका है, एटम का इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, एक ये एटम वाला इलेक्ट्रॉन है और एक हमारे पास ये वाला है, कौन सा इलेक्ट्रॉन, स्ट्राइकिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा, कौन सा इलेक्ट्रॉन है, स्ट्राइकिंग वाला, जो टुकरा रहा है। ठीक है, आगे स्ट्राइक कर रहा है, तो यहाँ से फिर ये खुद तो आ रहा होता है, साथ इसके इलेक्ट्रॉन को भी बाहर निकाल के ले आता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन टोटल हो गए। ठीक है, एक ये एटम वाला इलेक्ट्रॉन बाहर लिया है और एक ये खुद 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब जब इससे ये गैस से, ठीक है, ये जो गैस है जब इससे इलेक्ट्रॉन निकलता है तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, और ये क्या बन गया, केटाइन बन गया। ठीक है, तो सेम उसी तरह हमारे पास अंदर गैस क्या हो गई है, आयोनाइज। अब जैसे ही गैस आयोनाइज होती है अंदर एक तो क्या बन जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, और एक पॉजिटिव चार्ज वाले क्या आ गए, प्रोटॉन्स। ठीक है, अब बेटा होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो जल्दी से, इलेक्ट्रॉन पे चूंकि नेगेटिव चार्ज था, ये मूव करना स्टार्ट हुए किसकी तरफ, एनोड की तरफ। एनोड के क्योंकि कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, और हमें पता है ऑपोजिट चार्जेस के दरमियान क्या होती है, अट्रैक्शन। तो एनोड यहाँ से जल्दी से एनोड की तरफ इलेक्ट्रॉन्स गए। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुए हैं ना गैस से, ये इलेक्ट्रॉन जाते हैं एनोड की तरफ और जाकर यहाँ पर इसकी स्क्रीन के ऊपर क्या प्रोड्यूस करते हैं, फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करते हैं, ग्लो पैदा करते हैं।
अब ये तो हमने लास्ट लेक्चर तक बात की, ठीक है। अब बेटा पिछले लेक्चर में अंदर मौजूद थे प्रोटॉन भी, ठीक है, लेकिन वो ऑब्ज़र्व नहीं हुए, ठीक है। वो ऑब्ज़र्व क्यों नहीं हुए? अब आप कहो कि मैम पिछले लेक्चर में भी तो अंदर प्रोटॉन बने थे, वो प्रोटॉन कैथोड की तरफ भी ऑब्वियसली गए होंगे, लेकिन वो जैसा कि ये इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन का मैस बहुत कम होता है। इलेक्ट्रॉन यहाँ से गुज़र के जाकर पीछे फ्लोरेसेंस क्रिएट करते हैं। लेकिन अगर हम बेटा इसकी प्रोटॉन की बात करें ना, तो प्रोटॉन का जो मैस है, ठीक है, प्रोटॉन का जो मैस है वो 1846 टाइम्स ज़्यादा है किसकी निस्बत? इलेक्ट्रॉन की निस्बत। तो इनका मैस ज़्यादा होता है, ये कैथोड में से गुज़र नहीं सकती, ठीक है। ये अंदर मौजूद थी पिछले एक्सपेरिमेंट में भी, लेकिन ये यहाँ से गुज़र नहीं सकती थी कैथोड में। तो इन रेज़ को ऑब्ज़र्व, ये जो अंदर पॉजिटिव पार्टिकल थे, इनको ऑब्ज़र्व करने के लिए फिर जो कैथोड यूज़ किया वो कौन सा यूज़ किया? परफोरेटेड। परफोरेटेड मीन सुराखदार, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव जो थे इनका मैस ज़्यादा था, ये यहाँ से गुज़र नहीं थे सकते एनोड में, कैथोड में से, जैसे एनोड में से ये गुज़र गए। तो इस वजह से इसमें हमने परफोरेटेड कैथोड जब यूज़ किया तो उसने ऑब्ज़र्व किया गोल्डस्टीन ने कि जब परफोरेटेड कैथोड लिया तो ये आराम से इन सुराखों में से आराम से ये गुज़रती हैं और जाकर इधर स्ट्राइक करती है, ग्लो पैदा करती है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास उन्होंने कहा कि भाई अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे थे, वो एनोड की तरफ जा रहे थे, उसके साथ साथ अंदर प्रोटॉन्स भी मौजूद हैं, पॉजिटिव रेज भी मौजूद हैं जो जाके टकरा रही हैं किसके साथ? कैथोड में से गुज़र रही हैं, जाके कैथोड की तरफ अट्रैक्ट हुई, उन्होंने भी जाके क्या प्रोड्यूस की? फ्लोरेसेंस। तो इस तरह से हमारे पास प्रोटॉन्स भी डिस्कवर हो गए, जैसा कि हम इधर देख सकते हैं, ठीक है। ये गैस था, इसके साथ आके इलेक्ट्रॉन, गैस का मॉलिक्यूल था, इसके साथ आके इलेक्ट्रॉन टकराया और इसने इसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला और अंदर केटाइन बन गए, ठीक है। अब ये जो केटाइन है ये किसकी तरफ मूव करेंगे? कैथोड की तरफ। और एनाइन किसकी तरफ मूव करेंगे? एनोड की तरफ। तो चूंकि ये कैथोड से एनोड की तरफ मूव करते हैं तो इनको हमने नाम दे दिया कौन सा? कैथोड रेज का। अब बेटा ये जो हमारे पास प्रोटॉन्स आए इनको हमने नाम दिया पॉजिटिव रेज भी हम बोल सकते हैं, या हम इनको कह देते हैं कैनाल रेज, ठीक है। कैनाल रेज हम इनको क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे ना ये कैनाल्स हम बोलते हैं सुराखों को, ठीक है, परफोरेशंस को। तो ये परफोरेशन में से गुजर के जा रही थी, इस वजह से हम इनको नाम दे देंगे कैनाल रेज का, ठीक है। तो इस तरह से बेटा हमारे पास प्रोटॉन क्या हुए? डिस्कवर हुए। ओके। अब नेक्स्ट हमारे पास हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ पॉजिटिव रेज। इन जो पॉजिटिव रेज हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ देखी गई। तो बेटा अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो कहता है कि अगर हम देखें इलेक्ट्रिक फील्ड को, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड को, तो सेम उसी तरह उन्होंने जब वो वाली रेज डिस्कवर हुई तो उसकी प्रॉपर्टीज़ स्टडी की। इसी तरह इन रेज की प्रॉपर्टीज़ जब स्टडी की तो उन्होंने देखा कि ये मैग्नेटिक फील्ड में भी बेंट हो रही हैं, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड इनको अप्लाई की गई तो बेटा ये रेज़ किसकी तरफ अट्रैक्ट हुई? नेगेटिव की तरफ। तो यहाँ से इनको पता चल गया कि इनके ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये हमने लास्ट टाइम कैथोड रेज़ की प्रॉपर्टीज़ में ब्रीफली डिस्कस किया था ये वाला टॉपिक, के उन्होंने पहले उसको मैग्नेटिक फील्ड दी, उसमें वो बेंट हुई, जहाँ से पता चला इनके ऊपर चार्ज है। फिर उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड जब अप्लाई की तो वहाँ से अगर कैथोड रेज होंगी तो वो पॉजिटिव की तरफ बेंट हो जाएंगी, और अगर हमारे पास कैनाल रेज होंगी, पॉजिटिव रेज होंगी, तो आपको पता है पॉजिटिव की अट्रैक्शन नेगेटिव की तरफ होगी तो वो नेगेटिव की तरफ बेंट हो जाएंगी। तो यहाँ से कंफर्म हुआ कि ये हमारे पास इनके ऊपर कौन सा चार्ज है बेटा? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास है जी, कहता है कि ये जो रेज़ हैं ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं सीधी, ठीक है।
यहाँ से अगर हम अपना देखें तो यहाँ पे देखो ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में कैथोड की तरफ मूव कर रही हैं, जैसे कि हमारे पास कैथोड रेज मूव करती थी ना एनोड की तरफ सीधी सीधी, बिल्कुल उसी तरह कहता है ये भी स्ट्रेट लाइन में कैथोड की तरफ पॉजिटिव रेज मूव करती हैं, लेकिन कहता ओपोजिट डायरेक्शन में करती हैं। ठीक है, कैथोड रेज इस डायरेक्शन में जा रही हैं अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ, और ये बिल्कुल उससे ओपोजिट डायरेक्शन में इस तरफ मूव कर रही होती हैं। उसके बाद कहता है थर्ड वन प्रॉपर्टी में कि अगर ये फ्लैशेस प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है, फ्लैश मतलब एक फ्लैश जिस तरह से लाइट तरह प्रोड्यूस होती है, कब कहता है कि अगर हमने कोई भी प्लेट ले ली, कोई सरफेस ली या कोई प्लेट ली और उसके ऊपर हमने जिंक सल्फाइड की क्या कर दी, कोटिंग कर दी, मतलब ऊपर यहाँ पे जिंक सल्फाइड की लेयर लगा दी, कोटिंग कर दी इसके ऊपर। ठीक है, अब जब ये हमारे पास पॉजिटिव रेज जाएंगी और जाकर स्ट्राइक करेंगी जिंक सल्फेट की कोटिंग वाली प्लेट के ऊपर, ठीक है, तो ये क्या प्रोड्यूस करती हैं, फ्लैश प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, एक लाइट की तरह फ्लैश निकलती है इनमें से। नेक्स्ट बेटा वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट, ठीक है, एंड वेरी कंसेप्टिव, आपको इस पॉइंट को बहुत गौर से बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, गौर से समझना है, कहता है नेचर ऑफ पॉजिटिव रेज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस। अच्छा, अब हमने पीछे कैथोड रेज की बात की ना बेटा, तो उसमें उसने कहा कि डजेंट मैटर, ठीक है, ये चीज़ मैटर नहीं करती कि आप कौन सी गैस ले रहे हैं, मैटर नहीं कर रही थी ये चीज़। ठीक है, वो डिपेंड नहीं करती थी नेचर ऑफ गैस पे। वो कहता नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नेचर ऑफ कैथोड रेज जो है वो सेम रहती है, चाहे आप कोई भी गैस यूज़ कर लो। लेकिन इसमें वो कहता है कि ये जो पॉजिटिव रेज प्रोड्यूस हो रही हैं ये नेचर के ऊपर, गैस की नेचर पे डिपेंड कर रही हैं। ठीक है बेटा, तो आज हम उस पिछले पॉइंट को भी और इस पॉइंट को भी अच्छे से क्लियर करते हैं अपनी एग्जांपल से। हम दो गैसेस लेंगे, मतलब हम गैस की नेचर को चेंज करके ना इन पॉजिटिव रेज की नेचर को देखेंगे। अब फॉर एग्जांपल सबसे पहले उसने कौन सी गैस ली, हम एक हाइड्रोजन गैस ले लेते हैं और एक ऑक्सीजन गैस। ठीक है, दो गैसेस के साथ हम कंपेयर कर लेते हैं। एक हम ले लेते हैं हाइड्रोजन गैस और यहाँ पे हम ले लेते हैं कौन सी गैस, ऑक्सीजन गैस। ठीक है, अब अगर हाइड्रोजन गैस की सबसे पहले हम देखें तो बेटा ये हमारे पास मैंने बिल्कुल सिंपल से इस तरह से ड्रा किया है, आपको पता ही है हमारे पास, ये समझो कि एक डिस्चार्ज ट्यूब है और उसमें हमारे पास ये क्या है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन का आपको पता है हम हाइड्रोजन में प्रोटियम यूज़ करते होते हैं मोस्टली, कि जिसमें एक प्रोटॉन है और बाहर एक ही क्या है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक प्रोटॉन है और एक ही क्या है इनके पास, इलेक्ट्रॉन। इस हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो इसके पास एक प्रोटॉन है और एक ही क्या है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन नहीं है। अच्छा जी, अगर हम देखें इसमें एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, अब ये इलेक्ट्रॉन जो था जब हमने इसको हाई वोल्टेज के साथ कनेक्ट किया प्रेशर कम करके, तो अंदर करंट फ्लो करेगा और वो जो करंट के इलेक्ट्रॉन हैं वो जाके जब गैस के हाइड्रोजन के एटम से टकराएंगे ना, तो बेटा ये देखो यहाँ पे क्या होगा, कौन सी चीज़ प्रोड्यूस होगी, एक तो ये इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ठीक है, एक क्या आ गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन, और उसके साथ ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकला वो आ गया, और आपको पता है ना ये इलेक्ट्रॉन जब इसके साथ जाकर टकराएगा इसको बाहर निकाल देगा, और साथ में हमारे पास अंदर कौन सी चीज़ आ गई है, साथ हमारे पास आ गया प्रोटॉन। क्या आ गया, प्रोटॉन। ठीक है, अब जब हमने देखा तो ये जो प्रोटॉन है ये जल्दी से जाके कैथोड की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जाके किसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, एनोड की तरफ। तो इसको हमने नाम दे दिया कैनाल रेज का, और इनको हमने क्या नाम दे दिया, कैथोड रेज का। ठीक है, अब अगर हम इन दोनों के, ठीक है, इन दोनों के चार्ज टू मैस की बात करें, ठीक है, किसकी बात करें,
चार्ज टू मैस वैल्यू की बात करें, ठीक है, दोनों रेज की, तो बेटा अब चार्ज इसके ऊपर भी सेम है, ठीक है, और चार्ज इसके ऊपर भी सेम है, इसके ऊपर भी 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 का चार्ज है, ठीक है। एक पॉजिटिव है ना, एक पॉजिटिव के ऊपर इतना चार्ज है, और ये एक ही इलेक्ट्रॉन है और इसके ऊपर चार्ज भी इतना है, मतलब एक प्रोटॉन है एक इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों पे चार्ज क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। एक ही प्रोटॉन है अंदर और उसके ऊपर इसके ऊपर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है। अब अगर चार्ज सेम है, ठीक है, दोनों का चार्ज सेम है, तो हम कहेंगे इसकी चार्ज तो दोनों के केस में सेम है, प्रोटॉन के केस में भी और इलेक्ट्रॉन के केस में भी, तो हम कहते हैं कि इनकी जो E/m की वैल्यू है वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड नहीं करती, ठीक है, द चार्ज इज सेम, सो नो इफेक्ट ऑन E/m वैल्यू, ठीक है, चार्ज का कोई इफेक्ट नहीं है। तो फिर चार्ज किसके ऊपर डिपेंड करेगा, चार्ज डिपेंड करेगा मैस के ऊपर टोटली, मतलब कि इन दोनों में से जिसका मैस ज़्यादा होगा, और आपको पता है ना जो चीज़ नीचे डिवाइड में नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास बड़ी वैल्यू आ जाए तो आंसर क्या हो जाता है, छोटा, तो जिसकी, ठीक है, जिसका मैस ज़्यादा होगा उसकी E/m की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम, और जिसका मैस कम होगा उसकी चार्ज टू मैस की वैल्यू क्या आ जाएगी, ज़्यादा, ठीक है। अब अगर हम देखें इन दोनों में से, तो इलेक्ट्रॉन का मैस मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रॉन का मैस जो होता है वो कम होता है प्रोटॉन से, कितने गुना, प्रोटॉन जो है वो 1836 टाइम्स ज़्यादा हैवियर है, ज़्यादा मैस वाला है इलेक्ट्रॉन की निस्बत, ठीक है। तो फिर जब हम देखते हैं नीचे की वैल्यू प्रोटॉन की ज़्यादा हो जाएगी ना बड़ी इलेक्ट्रॉन से, तो E/m, ठीक है, फिर हम यहाँ से नतीजा निकालते हैं कि E/m की वैल्यू जो है वो क्या है, प्रोटॉन की ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन, क्लियर है, ओके जी। नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सी चीज़, ऑक्सीजन गैस ले लेते हैं, ठीक है। अब सेम हमने यही ऑक्सीजन गैस के साथ किया, याद रखें हम देखने लगे हैं कि जो नेचर ऑफ पॉजिटिव रेज है वो गैस पे डिपेंड करती है, तो एक ही नेचर हमने देख ली, अब दूसरी गैस चेंज हमने की, ऑक्सीजन गैस ले ली। अब ऑक्सीजन गैस में हमें पता है ऑक्सीजन का ये हमने लिया एटम, और इसमें हमें पता है 8 प्रोटॉन हैं और 8 ही क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब जब हमने इसको आप समझो ये डिस्चार्ज ट्यूब है, हाई वोल्टेज के साथ जब कनेक्ट किया, तो बेटा ये इलेक्ट्रॉन जाके टकराएगा, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन जो करंट का इलेक्ट्रॉन अंदर फ्लो कर रहा है कैथोड से निकला, ये जाके टकराएगा गैस के एटम के, ऑक्सीजन के एटम के साथ, और वहाँ से ये नॉक आउट करेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो एक ये स्ट्राइकिंग इलेक्ट्रॉन, एक ये, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बन गए, और साथ में इसके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, +1, कौन सा चार्ज आ गया, +1 का चार्ज आ गया, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है, -1, तो चार्ज फिर भी इसके ऊपर क्या रहा है, सेम। अब बेटा देखो इसके अंदर कितने प्रोटॉन थे, 8, और हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन थे, 1, ठीक है। तो अब ये जो इसका पॉजिटिव आयन बना, इसके अंदर 8 प्रोटॉन हैं और 8 ही न्यूट्रॉन हैं, ठीक है, इसके प्रोटॉन में, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन इसका बन रहा है वो क्या है, बिल्कुल सेम, वो क्या है, सेम। तो इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं इस वजह से, ठीक है, इस वजह से हम कहते हैं कि जो नेचर है इनकी वो क्या होती है, ये जो हमारे पास कैथोड रेज आई थी, इलेक्ट्रॉन्स की नेचर है वो गैस पे डिपेंड नहीं करती, सेम तरह के इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे। हाँ, पॉजिटिव आयन सबके डिफरेंट बनेंगे, अब देखो ना उसके पॉजिटिव आयन में सिर्फ एक प्रोटॉन था, लेकिन ये गैस हैवी है, इसके अंदर 8 प्रोटॉन हैं, ठीक है। तो 8 प्रोटॉन आने की वजह से इसका मैस भी क्या हो गया है, इसके प्रोटॉन का ज़्यादा, ठीक है। तो ये जो प्रोटॉन बना आपको पता है ये किसकी तरफ मूव कर जाएगा, ये जल्दी से मूव करेगा कैथोड की तरफ, ठीक है, जाके टकराएगा
उसमें से कैनाल्स में से परफोरेशंस में से गुज़र के, लेकिन इसका मैस क्या है, इसकी निस्बत ज़्यादा है। ठीक है, तो ज़्यादा मैस है, नेचर चेंज हो गई, तो इस वजह से हम कहते हैं कि नेचर ऑफ पॉजिटिव रेज वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ गैस के ऊपर। अब अगर हम इसकी E/m की वैल्यू की बात करें तो बेटा चार्ज सेम है। ठीक है, चार्ज सेम है, इसके ऊपर भी +1 चार्ज है, इसके ऊपर -1 चार्ज है, चार्ज दोनों का सेम है। ठीक है, चार्ज इसका सेम है, उसका भी सेम है, मैस क्या होगा, डिफरेंट। ठीक है, ऑक्सीजन का 16 गुना मैस ज़्यादा है, किसकी निस्बत, हाइड्रोजन की निस्बत। ठीक है, तो जब इसका मैस ज़्यादा होगा, मैस ज़्यादा होने की वजह से E/m की, ठीक है, E/m की चार्ज टू मैस की वैल्यू क्या आएगी, उतनी ही कम। ठीक है, उतनी ही क्या आएगी, कम। तो फिर हम कहते हैं कि E/m वैल्यू ऑफ ऑक्सीजन जो है वो कम है, किससे, हाइड्रोजन से, क्योंकि इसका मैस क्या है, ज़्यादा। ठीक है, अगर हम देखें तो हमारे पास, फिर आप कहो कि मैम सबसे कम मैस वाला तो हाइड्रोजन ही है ना, क्योंकि उसके पास ही 1 प्रोटॉन है, बाकी सबके पास तो फिर ज़्यादा प्रोटॉन है। तो हाँ जी बेटा, बिल्कुल हाइड्रोजन की चार्ज टू मैस की वैल्यू सबसे कम है। ठीक है, हाइड्रोजन की चार्ज टू मैस की वैल्यू सबसे कम है। ओके, तो ये पॉइंट आपने अच्छे से बुक से रीड करना है। आई होप सो कि आपको अच्छे से डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, इसके अलावा फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई भी कन्फ्यूजन हो तो बेटा आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।